हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रसूति मिश्रा। आज हम बात करेंगे आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी से जुड़ी कुछ गलत धारणाएं, कुछ सामाजिक अवरोधों के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे कपल्स टेस्ट ट्यूब बेबी कराने से पहले इन सामाजिक गैर मान्यताओं की वजह से बहुत हिचकिचाते हैं और टेस्ट ट्यूब बेबी कराने का डिसीजन फर्मली नहीं ले पाते। सबसे पहली जो सामाजिक गैर मान्यता टेस्ट ट्यूब बेबी को लेके होती है वो ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा महंगी प्रोसीजर है। देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी अभी अगर आप औसतन देखें, बहुत सारे टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स खुल चुके हैं पूरे इंडिया में। अभी अभी टेस्ट ट्यूब बेबी इतना फेमस हुआ है। फॉरेन कंट्रीज में 30-35 ईयर्स से टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रेंड चल रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी का इंडिया में औसतन खर्चा 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में होता है। अगर आप समय के अनुमान से देखे जाए तो बहुत सारे कपल्स 5-5, 6-6 साल जिंदगी के सारे रिपोर्ट्स करवाने में, कई बार दवाइयाँ लेके, कई बार आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कई बार होम्योपैथिक दवाइयाँ, कई बार एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, रिपोर्ट पे रिपोर्ट करवाते हैं, मल्टीपल हॉस्पिटल्स की विजिट लेते हैं, बहुत सारे दूसरे डॉक्टरों को दिखाते हैं। अगर उन सबको जोड़ा जाए तो वो वैसे भी 1.5 से 2 लाख जितने रुपए तो बिगाड़ चुके होते हैं और उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। उसी जगह टेस्ट ट्यूब बेबी में आपको कहा जाता है कि अगर आप टेस्ट ट्यूब बेबी के रियल कैंडिडेट हैं, आपका सक्सेस रेट टेस्ट ट्यूब बेबी से फर्स्ट साइकिल में 50 से 60% रहता है। अगर हमने साइकिल दोबारा या तीसरी बार करनी पड़े तो इंक्रीजिंगली सक्सेस रेट बढ़ता जाता है। कुछ लिटरेचर में ये कहा गया है कि 6 टाइम्स तक अगर जो टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रायल लिया जाए तो सक्सेस रेट 6th टाइम में 90 to 96% हो जाता है। तो अगर आप खर्चे के बारे में सोचते हैं तो अपने ज़िंदगी के जो ईयर्स है, जो साल है, जो आप सिर्फ रिपोर्ट्स करवाने में बिगाड़ते हैं या बार बार डॉक्टर बदलने में, डॉक्टर्स की फीस लेने में और हर हॉस्पिटल में जाने के बाद पूरा नए तौर पे नए से शुरुआत एक सारे बेसिक रिपोर्ट से वापस की जाती है। अगर उन सब खर्चों को जोड़े तो टेस्ट ट्यूब बेबी एक साइकिल में आपको वाकई में सस्ते में पड़ती है। दूसरी गलत धारणा ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में होने वाला बच्चा आपका नहीं होता। ये बहुत गलत चीज़ है। टेस्ट ट्यूब बेबी की पूरी प्रक्रिया ही इस प्रकार से होती है कि वो बच्चा आपका जेनेटिकली आपका हो। हर कोई इनफर्टिलिटी क्लिनिक पे हमेशा यही चाहता है कि आपको आपका जेनेटिकली ऑफस्प्रिंग मिले, जो बच्चों में आप ही के अंडकोश और आपके ही हस्बैंड के शुक्राणु को लेके बेबीज बनाए जाते हैं। अगर आपका केस ऐसा है कि आपको एग डोनेशन की ज़रूरत है या ओवम डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है तो किसी और स्त्री बीज लेने से पहले आपको हमेशा बताया जाता है, आपसे साइन ली जाती है कि आप ऐसी प्रोसीजर करने के लिए अनुमति दे रहे हैं। ये जो भी प्रोसीजर होती है जिसमें वो बच्चा आपका है या नहीं, या डोनर एग का इस्तेमाल किया जा रहा है या डोनर स्पर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये पूरा का पूरा गोपनीय मैटर होता है। ये कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। ये डॉक्टर और पेशेंट्स के अलावा किसी को बताया नहीं जाता, उनके रिलेटिव्स को भी बोला नहीं जाता कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी है। तो ये चीज़ बहुत गलत है कि वो बच्चा आपका नहीं होता। अगर आपको रियल में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, आप व्यंधत्वता की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आपको सही समय पे किसी अच्छे फर्टिलिटी क्लिनिक में जाके अपना चेकअप करवाना चाहिए ताकि आपको कम उम्र में भी टेस्ट ट्यूब बेबी से अपना ही वंश मिले, अपना ही बच्चा मिले। दूसरी गलत धारणा ये होती है कि टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। बहुत गलत चीज़ है। टेस्ट ट्यूब बेबी में पहले जो भी इंजेक्शंस यूज़ किए जाते थे वो सब ऑयल बेस्ड इंजेक्शन होते थे। अब सारे इंजेक्शन एक्वस फॉर्म में आते हैं। इंजेक्शंस जो अंडकोश को जो स्त्री बीज को की क्वालिटी बढ़ाने के लिए या उनकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए जो भी इंजेक्शंस दिए जाते हैं वो एक पेन में आते हैं जिसको आप चमड़ी पे ले सकते हैं। बिल्कुल पेनफुल प्रोसीजर नहीं होती है। टेस्ट ट्यूब बेबी में आपको जो भी इंजेक्शंस लेने होते हैं वो शायद एक इंसुलिन सिरिंज जैसे ही इंजेक्शन होते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी में ढेर सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है जिसकी वजह से बॉडी खराब हो जाती है, अंडकोश बिगड़ जाते हैं या गर्भाशय पे नुकसान होता है। ये भी बहुत गलत चीज़ है क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी में बीज निकालने से पहले आपको कुछ 8 या 10 दिन तक जो इंजेक्शन लेने पड़ते हैं वो इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। उनकी असर वो एक मासिक धर्म के दरमियान ही रहती है, वो 1 महीने के दरमियान ही उनकी असर रहती है।
उसके बाद उनकी कोई असर बॉडी में रहती नहीं है। दूसरा चीज़ जो बोलते हैं कि बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है, एक बार भ्रूण स्थानांतरण के बाद, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको बहुत सारे इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, आपका बॉडी बहुत पेन से गुजरता है, ये सब चीज़ गलत है। क्योंकि भ्रूण स्थानांतरण के बाद, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो भी प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट जो हमें अंदर रखे गए जो भ्रूण हैं वो दीवार पे अच्छे से चिपके, अच्छे से इम्प्लांट हो और उनको ग्रोथ अच्छे से मिले, उनके लिए जो प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं उनके बहुत सारे अलग अलग फॉर्म हैं। कुछ गोलियों के फॉर्म में आते हैं, कुछ इंजेक्शंस के फॉर्म में आते हैं, कुछ मासिक की जगह रखने वाली दवाइयों के फॉर्म में आते हैं जो बिल्कुल पेनफुल नहीं होती। हाँ, आपको उनको समय पे ही लेना पड़ता है। अगर आपको कोई ओरल टैबलेट्स दी है तो उसको आपको समय ध्यान में रख के उस समय पे लेना पड़ता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में सिर्फ समय का ध्यान रखना होता है कि आप कौन सी दवाई किस समय पे ले रहे हैं, उसी समय पे लें, भूलेंगे। बाकी वो बिल्कुल पेनफुल प्रोसीजर्स नहीं होती है और ना ही बहुत सारी दवाइयाँ आपको खानी पड़ती है, क्योंकि पहले 3 महीने के बाद आप रूटीन नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे सिर्फ एक आयरन की टैबलेट और एक कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं। पहले 3 महीने ही आपको जो एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट लेना होता है वही लेना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारे लोग ये चिंता करते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद हमें सिर्फ आराम करना है, हमें सिर्फ सोना है, हमें बेड पे से खड़ा भी नहीं होना है। तो ये भी बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी में एम्ब्रियो स्थानांतरण के बाद जो 3-4 घंटे आपको हॉस्पिटल में रेस्ट कराया जाता है, उसके बाद आप अपनी रूटीन नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आप कामकाजी महिला है, आप ऑफिस में जाते हैं, आप वर्किंग वूमेन है, तो आप डेफिनेटली अपना काम कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस ना हो। सिर्फ सोए रहने से भी टेस्ट ट्यूब बेबी का रिजल्ट नेगेटिव आता है। तो आप अपनी जो रूटीन कामकाज करते हैं वो आपको शुरू ही रखने होते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी कराने के बाद जो बच्चे होते हैं, जो टेस्ट ट्यूब बेबी वाले बच्चे होते हैं, वो नॉर्मल नहीं होते। ये बहुत गलत चीज़ है। अगर मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊं तो सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी 1978 में किया गया था, लुइसी जॉय ब्राउन, जो आज इस वक्त 42 ईयर्स के हैं, कंप्लीट नॉर्मल लेडी है। वो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था। सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी इंडिया में हुए थे, डॉक्टर सुभाष जी ने किया था, कनुप्रिया अग्रवाल। वो लेडी आज खुद एक लड़की की नॉर्मली माँ बनी है और वो भी 42 ईयर्स के है, जो नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी रहा है। तो जो वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था वो भी एकदम नॉर्मल है। उसके बाद बहुत सारी स्टडीज़ की गई है टेस्ट ट्यूब बेबी से पैदा होने वाले बच्चों पे, और उनमें किसी भी तरह की कोई भी खोट खापड़ नहीं होती है। उनमें किसी भी तरह का ऐसा खोट नहीं देखा गया है, ऐसी कोई विकृति नहीं पाई गई है कि जो नेचुरली होने वाले बेबी से ज़्यादा हो। तो वो एकदम नेचुरल बेबी की तरह ही होते हैं, बड़े होते हैं, और उनको भी नेचुरली ही प्रेगनेंसी रह सकती है। तो ये एक बहुत गलत धारणा है कि उनमें विकृतियाँ ज़्यादा होती है, जो गलत है। दूसरा, लोग सोचते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी करवाने के बाद सिर्फ सिजेरियन ही होता है और सिजेरियन से ही डिलीवरी होती है। ये भी बहुत गलत चीज़ है। टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद अगर आपकी उम्र कम है और बच्चे का वज़न सही है, बच्चे को कोई नुकसान नहीं है, पानी बच्चे के आजू बाजू बराबर है, नॉर्मली उनको डिलीवरी का दर्द हुआ है, तो वो नॉर्मल डिलीवरी का भी प्रयत्न ले सकते हैं। हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी में सीजेरियन रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि आमतौर पर टेस्ट ट्यूब बेबी बड़ी उम्र की लेडीज़ करवाती है, जिनको ऑलरेडी हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ जैसी तकलीफ़ें होती हैं, जिनकी वजह से, और दूसरी कोमॉर्बिडिटीज़ होती है, जिनकी वजह से शायद डॉक्टर सीजेरियन लेने की एडवाइस देते हैं, या फिर कुछ कपल सामने से कहते हैं कि हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी है तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, हमें सीजेरियन से डिलीवरी करानी है। तो सीजेरियन रेट ज़्यादा होता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर किसी का सीजेरियन ही हो। उसके बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कम उम्र में टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं करवाना चाहिए, टेस्ट ट्यूब बेबी तो बड़ी उम्र के लोगों के लिए है। ये चीज़ बहुत गलत है। आपको अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है, या आपके एंडोमेट्रियम में तकलीफ है, या आपके बीज में कोई तकलीफ है, और आपकी उम्र कम है, तो आप में टेस्ट ट्यूब बेबी का रिजल्ट ज़्यादा सक्सेस रेट वाला हो सकता है। आपको एक साइकिल में ही प्रेगनेंसी रुकने की संभावना बढ़ जाती है। तो उम्र का टेस्ट ट्यूब बेबी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप टेस्ट ट्यूब बेबी के कैंडिडेट हो तो, और अगर आपकी उम्र कम है, तो आपका सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। आप सही उम्र में प्रेगनेंसी कंसीव कर पाओगे, सही उम्र में आपके गोदी में बच्चा होगा, और आप सही उम्र में उसका लालन पोषण कर पाओगे, उसको बड़ा कर पाओगे। तो टेस्ट ट्यूब बेबी और उम्र का कोई लेना देना नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया है उसमें ट्विंस ही रहते हैं, 2 बच्चे ही रहते हैं।
देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी में मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा है, पर ये डॉक्टर पे और पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उनके अंदर कितने भ्रूण रखे जाते हैं। अगर 3 या 4 भ्रूण रखे जा रहे हैं तो ट्विंस का रेट बढ़ जाता है, अगर 2 या 1 ही भ्रूण रखा है तो सिंगलटन प्रेगनेंसी का भी रेट बढ़ सकता है। इसलिए सिर्फ ट्विंस होते हैं ये चीज़ भी गलत है। भ्रूण स्थानांतरण के बाद भ्रूण अंदर किस रेट पे कैसे अंदर फलित होता है उस पर डिपेंड करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिनको टेस्ट ट्यूब बेबी किया सबको ट्विंस ही रहेंगे। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से टेस्ट ट्यूब बेबी से जुड़ी बहुत सारी गलत धारणाओं के बारे में पता चला होगा। आपके मन में अगर और कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर से नीचे की कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमको आपका प्रश्नों का उत्तर देने में बहुत आनंद होगा। थैंक यू।